नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम सोयाबीन के दाम को लेकर। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के दाम को लेकर लगातार संग्राम मचा हुआ है। किसान ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें उसकी एमएसपी दी जानी चाहिए। हालांकि इसको लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी बयान दिया गया है। कई बार किसानों को आश्वासन दिया गया है। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि सोयाबीन की खरीद अब एमएसपी पर की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। कैबिनेट के द्वारा मंगलवार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया था। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी कहा कि सोयाबीन, कपास जैसे कृषि उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और उनके निर्यात की अनुमति देने पर केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक है। अजीत पवार ने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार धोखाधड़ी को रोकने और किसानों को फसल बीमा कंपनियों से उचित मुआवजा दिलाने के लिए सख्त रुख अपनाए हैं। महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू होने को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के राज्य के लक्ष्य के कारण किसानों के कृषि पंपों को दिन में बिजली मिलेगी। इससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी और दिन में ही सिंचाई कर पाएंगे। पवार ने कहा कि राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोयाबीन और कपास के लिए समर्थक मूल्य और निर्यात की अनुमति मांगने के लिए केंद्र से मुलाकात करेगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दक्षिण मुंबई में मंत्रालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का रुख यह है कि किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने सभा को बताया कि केंद्र ने सोयाबीन और कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और उनके निर्यात की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की है। अजीत पवार ने कहा कि गन्ने के लिए एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। इसके चलते सकारात्मक प्रभाव जल्द ही दिखाई देगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की एमएसपी को लेकर बढ़ाने को लेकर लगातार किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान ये मांग कर रहे हैं कि 6,000 बढ़नी चाहिए, 6,000 तक। ऐसे में सरकार को लेकर भी उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा और इस बीच अब सरकार की तरफ से जो ये सकारात्मक रुख इख्तियार हुआ है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या किसान इससे खुश होते हैं। क्या सरकार के द्वारा जो बात कही जा रही है उस पर कुछ अमल किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन से ही जुड़ी खबर का, जहां सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश के एक बार फिर से सोया प्रदेश बनने से राज्य सरकार खुश हो, लेकिन किसान खुश नहीं। किसान का कहना था कि राज्य सरकार को सोयाबीन फसल को एमएसपी पर विक्रय किया जाना चाहिए। सोया चौपाल में किसानों से बातचीत की गई और ऐसे में किसानों से जाना कि आखिर उनकी क्या राय है, क्या वो चाहते हैं, क्या क्या मांगे हैं और सरकार तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। प्रदेश का खिताब हासिल किया है। सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण फसल है और इस फसल को उगाने के मामले में जो किसान मेहनत करते हैं वो किसान आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश ने सोया प्रदेश का ताज जीता है उसमें उसके बाद सरकार से इनको क्या उम्मीद है, क्या सरकार इनके जो फायदे खेती को लाभप्रद धंधा बनाने का बोल रही है उसको उसके मार्फत खरी उतरी है क्या, बताएंगे। सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी है उत्पादन के मामले में। सोयाबीन का भाव को लेकर किसान अभी असमंजस में चल रहे हैं, तो 6,000 मांग कर रहा, कोई 8,000। इसकी लागत क्या है और किस तरह से इसके भाव फिक्स होने? देखिए, पूरे देश में मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा गया है। ये इन किसानों की दिन रात की मेहनत है और इस कारण आज प्रदेश को ये खिताब मिला है। लेकिन बदले में हमारी सरकार जो हमारा एमएसपी गारंटी कानून भारत में लागू है, माननीय प्रदेश के कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री ये बात कह रहे हैं कि हम लोग एमएसपी गारंटी कानून लागू है, लेकिन हमारे किसानों को 4,892 रुपया जो गारंटी का है वो नहीं मिल रहा है। आज सोयाबीन 4,000 में बिक रहा है। हमारे जो किसान हैं वो दिन रात मेहनत करने के बाद जो लागत है
पर बीघा 12,000 रुपए लागत होती है। वो जमीन जिसकी खुद की होती है, अगर ये लीज से जमीन लेकर के खेती करे तो 25,000 रुपए पर बीघा की लागत होगी। बदले में 2.5 से 3 क्विंटल उत्पादन होता है और 4,000 बिकता है। मतलब आज की तारीख में किसान बहुत घाटे में है। जो सरकार कमिटमेंट कर रही, घोषणा कर रही, वो सही नहीं है। ये आप मंडी में खड़े हो, ऐसी स्थिति में हमारा किसान बर्बादी की राह पर जा रहा है, खेती से दूर जा रहा है, लागत ज्यादा लग रही, बीमारियां ज्यादा आ रही है। ऐसी दशा को देखते हुए पूरे देश के किसानों ने यह आह्वान किया है कि हमें मालूम है आप एमएसपी नहीं दे रहे हो, हमें मालूम है आप लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते हो, तब हमने मांगा है कि हमारी लागत मूल्य तो दे दो। लागत मूल्य से ये किसान बर्बाद नहीं होगा, ये खेती बचा लेगा, खुद बच जाएगा। तो इसलिए हमने 6,000 मांगा। आप बताएं कि जो सोयाबीन की फसल है, ये इसका लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा, किसान आखिर क्यों करता है? फिर मजबूरी है किसान की, क्योंकि जो हमारा मालवा क्षेत्र है या मध्य प्रदेश का जो पूरा बेल्ट है, उसमें सोयाबीन के अलावा बारिश में कोई सी भी खेती लाभदायक नहीं है। मक्का की खेती करने के लिए किसान आतुर है, लेकिन जंगली जानवरों का इतना आतंक है कि मक्का पैदा नहीं हो पाती। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा है, सोयाबीन। अब सोयाबीन भी अगर सरकार अभी इतना प्रेशर किसानों का बनने के कारण आज घोषणा हुई है कि हमने प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है। हम चाह रहे हैं हमारा जो सोयाबीन है उसका एमएसपी 6,000 रुपए हो। 6,000 अगर एमएसपी नहीं होता है तो किसान क्या करेंगे? कितना क्या कोई एक्शन लेंगे या कुछ कदम उठाएंगे? लगातार किसानों का आंदोलन सोशल मीडिया पर जारी है। अगर सरकार 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन नहीं खरीदती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, मंडियां बंद करेंगे। जो भी किसानों से हो सकता है सोयाबीन 6,000 करने के लिए वो किसान मांग करेगा और 6,000 रुपए करके रहेगा। आप बताएं, खेती को लाभ का धंधा बनाने के बाद हर सरकार करती है, हर मुख्यमंत्री करता है, कितना है लाभ का धंधा, है कि नहीं है? ये लाभ का धंधा नहीं है। सोयाबीन घाटे का धंधा बन चुका है। अगर वास्तव में अगर इसका C1 अगर माना जाए तो 12,000 रुपए बन रहा है। अगर वो 12,000 रुपए C1 बन रहा है तो हमें कम से कम 16,000 रुपए तो चाहिए, तो जब जाके लाभ का धंधा बनेगा। क्योंकि उत्पादन कम हो गया, 3 क्विंटल बीघे से ज्यादा निकल नहीं पाती है। बारिश का प्रकोप इतना होता है कि हमारी फसलें आज भी पीला मोजक से ग्रसित हो गई है, कई खेतों में पानी भर चुका है। इसलिए अभी सोयाबीन लाभ का धंधा नहीं है। तो ये मजबूरी बन गई है किसान की, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम मक्के नहीं बो सकते, कपास नहीं बो सकते, टमाटर नहीं बो सकते, क्योंकि नील गाय और सुअर का आतंक बहुत ज्यादा हो चुका है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इसलिए हमें मजबूरी में ये सोयाबीन की खेती करनी पड़ेगी। किसान के पास में मजबूर, अच्छा आपने सोयाबीन भी उठा लिया है, ये बताएं सोयाबीन की खेती करते हैं किसान तो आखिर इसको कितना लागत आती है और कितना घाटा जाता है अगर जो आज के भाव है उसमें बेचे तो? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं सरकार और आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारा सोया प्रदेश नहीं सोना प्रदेश है, और सरकार ही सोया प्रदेश के नाम से जानने के लिए सोयाबीन का बीज लाई है। हमारे किसानों ने खून पसीना, खून से सिंचाई कर, खून से मेहनत कर सोयाबीन को सोया प्रदेश बनाया। बड़े दुख की बात है कि आज सभी कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा लिए। किसानों की बातों को आपने सुना, जिस तरीके से दाम बढ़ाने को लेकर उनकी मांग डटी हुई, अपनी मांग पर वो डटे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सोयाबीन के दाम को आगे बढ़ाए। अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है जमीन सर्वे। भूमि सर्वे को लेकर लगातार किसानों से उनकी राय ली जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि अभी कैसे थी। कुछ कारण हैं जो अधिकांशतः देखा जाता है कि जो विवाद होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं या जो मामला कोर्ट तक पहुंचता है उसमें जर जोरू जमीन, ये 3 ऐसे कारण होते हैं जो सबसे ज़्यादा इन्हीं मामलों के चलते विवाद देखने को मिल रहे हैं। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वे का काम किया जा रहा है और भूमि सर्वे के साथ कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आम लोगों में कई तरह के सवाल हैं और उन सवालों को समझने के लिए कि जो उनके मन में सवाल चल रहे हैं और जो पूरा कहीं ना कहीं जो मामला होता है ज़मीन का, वो अंतिम जो होता है वो हमारे न्यायालय व्यवस्था पे आके रुक जाता है, वहीं से उस मामले का अंतिम निपटारा भी होता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता और सिविल में पार्थ गौरव सर हैं और सर से समझेंगे कि ये जो पूरा भूमि सर्वे का जो चल रहा है
ये क्या है और कैसे इसका लग रहा है कि ये बहुत जो निपटारा है कई पीढ़ियों से जो ज़मीन का मामले हैं, ज़मीन के तमाम विवाद, तमाम चीज़ों, कितना लगता है कि सर्वे उसको हल कर सकता है। सर, किसान तक में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो भूमि सर्वे चल रहा है और बिहार ही नहीं बल्कि और भी राज्यों में देखने, चूँकि ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, कई पीढ़ियों से लोग केस लड़ते आते हैं। बिल्कुल। सब बिहार सरकार ने एक क्रांतिकारी कह सकते हैं, एक ज्वलंत मुद्दे को उन्होंने निपटारे करने का प्रयास में लगी हुई है। क्या लग रहा है सर कि भूमि सर्वे का जो है, जो न्यायालय कोर्ट सरकार के द्वारा किया जा रहा है सर्वे, वो लगता है कि ये चीज़ें हो पाएंगी संभव? या जिस हिसाब से सर्वे शुरू हुआ है और जिस हिसाब से उसमें प्रॉब्लम इरप्ट कर रहा है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में जैसे एक्साइज एक्ट आने के बाद जैसे न्यायालय फ्लड हो गया था, बिल्कुल फ्लडेड था केसेस से, वही एक दूसरा ये बिहार सरकार ने जो शुरू किया है, एक नया फ्लड आने वाला है केसेस का। उसके पीछे कारण यह है कि जब भी जो सर्वे शुरू हुआ उसमें अलग अलग चीज़ों को बहुत ही ग्राउंड लेवल से शुरुआत करना चाहिए था। जैसे अगर बहुत छोटी सी चीज़ लेकर के चले, जो जीनोलॉजिकल टेबल बनाने की बात हो रही है, पारिवारिक सूची, उसको बनाने को लेकर के कहीं ऐसी बातें आ रही हैं कि आप इसको सिंपल सेल्फ एफिडेविट करके दे सकते हैं। कहीं आ रहा है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ से एफिडेविट करा करके दें। कहीं ऐसी बातें आ रही हैं कि आप बस सरपंच के यहाँ से एफिडेविट करा करके दें। इन सारे में कहीं क्लैरिटी नहीं है कि किन केसेस में सेल्फ एफिडेविट देना है, सेल्फ अटेस्टेड देना है, किन केसेस में सरपंच से देना है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से भी देना है तो उसमें आखिर किस हिसाब से, किस केसेस में, किन सारे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एफिडेविट लगेगा, ऐसी कहीं क्लैरिटी नहीं है। सरकार ने भी कहा कि एक स्वप्रमाणित वंशावली देना होगा, लेकिन जो आपने कहा तो उसको क्या था कि स्वप्रमाणित वंशावली किस आधार और किस केसेस में मतलब रहता है विषय को उसमें देना, मतलब कानून के तौर पे एक रहता है। स्वप्रमाणित अगर कहेंगे, अगर स्वप्रमाणित जीनोलॉजिकल टेबल की अगर बात करेंगे आप, तो अभी जो चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं उसमें ऐसी ही आ रही है कि अगर प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल के नाम से है, डीड हो, गिफ्ट डीड हो, किसी भी तरीके का डीड हो जिससे वो प्रॉपर्टी उन्होंने पाई, खरीदा हो, गिफ्ट से मिला हो या जैसे भी मिला हो, उसमें बोला जा रहा है कि स्वप्रमाणित अगर जीनोलॉजिकल टेबल देते हैं सेल्फ एफिडेविटेड तो उसकी मान्यता होगी। लेकिन जो पुरखों की ज़मीन है, जो कि उन्होंने इनहेरिट किया है, उसमें वंशावली सरपंच के यहाँ से बनाने की बात की जा रही है। लेकिन इसमें भी अभी कहीं क्लैरिटी नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन हर एक जगह चल रहे हैं। और जो भी कर्मचारी जहाँ पे भी सर्वे कर रहे हैं वो उनके हिसाब से, वो अपने अपने हिसाब से कोई एफिडेविट मांग रहे हैं अपने। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। मौसम में तो बदलाव जारी है, खास करके दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं झमाझम बारिश हो रही है, जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश होने के अनुमान है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून एक बार फिर से ये एक्टिव हो चुका है। हालांकि मानसून अपने अंतिम दौर में चल रहा है, इस कारण जाते जाते मानसून की बारिश कई जगहों पर देखने को मिल रही है। इस बीच राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक खूब बारिश देखने को मिल रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में सुबह से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव जारी है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इस कारण मौसम ठंडा हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश की जो संभावना है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कई जगह पर अगले आने वाले दिनों में अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दरमियान उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम देख रहे थे कि कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। अच्छी खासी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। आज यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का ये कहना है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट, तो कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट का अनुमान बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए ये अनुमान साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही दोस्तों। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।